हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। प्राचीन भारत का इतिहास का हमारा आज का लेक्चर है। हम लोग चैप्टर 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन एक। तो हमने बताया था प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज, यानी ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोग इस पे हैं अभी। और प्री हिस्टोरिक में भी हम लोग पाषाण काल अभी डिस्कस कर रहे हैं। पाषाण काल, जैसे इसमें पाषाण काल में भी हमने पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज कवर कर चुके हैं और मेसोलिथिक एज भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद से आज हमारा डिस्कस हो रहा है नियोलिथिक एज, यानी नव पाषाण काल। तो आज का हमारा ये टॉपिक है चैप्टर 3 नियोलिथिक एज। तो देखिए, ये नव पाषाण काल हमारा चैप्टर 3 है और जो इसके खोज करता थे वो ला मेसूरिये थे। और कभी कभी इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, ग्लोबल स्थिति पे जाए तो 10,000 BC देखने को मिलता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 7,000 BC से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो नियोलिथिक एज है, ये पाषाण काल का सबसे विकसित काल था। यानी इसमें विशेषताएं क्या थी उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आखिर ये विकसित काल था। कृषि जो थी वो सरप्लस पे थी। देखेंगे नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे कृषि के लिए। और जब आदमी कृषि करता है तो कहीं ना कहीं एक जगह अस्थाई निवास बनाता है, फिर अनाज को संरक्षित करने के लिए कोई टूल्स बनाएगा या पॉट बनाएगा, मिट्टी के मृदभांड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि पत्थरों के जो औजार थे उसमें घर्षण था और पॉलिश। ये घर्षण और पॉलिश, ये दो चीज़ उस कालगार में देखने को मिलते हैं हमें। आप फिगर को देखिए कि ये जो टूल्स बनाए गए हैं कितने सूक्ष्म है और इस पे पॉलिश है और इसमें घर्षण किया गया है ताकि जितना घर्षण होगा उतना नुकीला होगा। तो ये टूल्स है, NCERT हमारा सोर्स है इसका। और विशेषता क्या थी उसकी कि वहाँ पे पशुपालन था, यानी पशुपालन, कृषि, और ये लोग कला में भी रुचि दिखा रहे थे, यानी और ये लोग मृदभांड बना रहे थे, यानी मिट्टी के पॉट। इनकी लोकेशन हम लोग जान लेते हैं पहले, एक एक करके लोकेशन जानेंगे और उसकी विशेषताएं जानेंगे। बुरझोम है, मेहरगढ़ है, इधर पयमपल्ली है, इधर कोल्डिवा है, ये महागढ़ा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मेहरगढ़ है ये कहाँ है? ये बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान के जो बोलन नदी है, बोलन BOLN, बोलन रिवर के पास का क्षेत्र है एक मेहरगढ़, जो अभी के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है, आप इस मकान को पहले देखिए। एक आयताकार घर के साक्ष्य मिला है, देख लीजिए, एक कच्ची ईंटों के मकान बने हैं। अच्छा, ये सोर्स हम आपको NCERT से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, अन्न के साक्ष्य मिले, अन्न यानी अनाज के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, कपास, धान यहाँ पे नहीं मिला है। तो धान का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? कोल्डिवा, उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला लोकेशन। देखिए, बुरझोम, ये कश्मीर में पड़ता है, बुरझोम कश्मीर। इसकी विशेषता ये थी कि लोग यहाँ गर्त आवास में रहते थे, यानी पिट्स, इसको बोलते हैं हम लोग पिट्स, यानी जमीन के अंदर खोद के और ये लोग इसके अंदर रहते थे। ठीक है, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर हड्डियों के औजार मिले हैं, हड्डियों के टूल्स। आप सोच सकते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे विकसित हो चुकी थी। यहाँ पे पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी ये लोग टूल्स बना रहे थे। फिर मानव को कुत्ते या बकरी के साथ दफनाए जाने का प्रमाण है। आप इस फिगर को देखिए, ये एक मानव लेटा हुआ है, इसके साथ इधर अगल बगल बकरी कह सकते हैं, बकरी
तो बकरी क्यों यहाँ पे दफनाया जाता था? तो हो सकता है इनका कोई परलोकवादी सिद्धांत हो, मरने के बाद हमें परलोक में बकरी के साथ रहना हो। तो बकरी का ये देख सकते हैं कि ये बकरी यानी उस समय के जो पालतू जानवर थे, तो ये माना जाता है बकरी या कुत्ता इनके सबसे प्रिय जानवर रहे होंगे, इसीलिए इनको कब्र में दफनाया जाता था मनुष्य के साथ। हमारा अगला लोकेशन क्या है? गुफ कराल। ये भी आपको कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में यहाँ पड़ता है गुफ कराल। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पे मोटे धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कोर्स ग्रे पॉटरी। यहाँ पे उसकी फिगर हम लोग नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के तौर पे। और 2 कक्षीय मकान पाए गए हैं, 2 कक्षीय यानी 2 कमरे का मकान भी यहाँ पे पाया गया है। फिर कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कोल्डिहवा के उत्खनन करता थे वो जी.आर. शर्मा थे, जी.आर. शर्मा। ये चिरांद, चिरांद आपको कहाँ पड़ेगा? चिरांद बिहार में पड़ेगा। चिरांद से हमें क्या मिला है? तो कृषि के प्रमाण मिले हैं, जो गेहूँ, धान, चना आदि शामिल है। और पत्थर तथा हड्डियों के औजार, यह दोनों प्रकार के औजार मिले हैं, टूल्स। मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, जैसे कई लोग तिथियों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैं समझा देता हूँ। टाइम पीरियड कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा बिफोर क्राइस्ट यानी BC, हम लोग लिखते हैं हिंदी में ईसा पूर्व, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व, ठीक है। और AD यानी एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के वर्ष, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहते हैं, जैसे जैसे एक हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा, हमने 3 चीज़ें बना दी। देखिए, जैसे मान के चलिए ईसा का जन्म हुआ, तो हमने एक तारीख तय की 1/1/1, ठीक है। इस तारीख से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे की तरफ, यानी जो डेट हम लोग का चल रहा है प्रेजेंट डेट, इस तरफ की तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे आगे, तो इसमें हम लोग टाइम को प्लस करेंगे, 1 2 3 ऐसे प्लस करते जाएंगे, तो हमारा डेट आगे की तरफ जाता रहेगा, यानी हम लोग AD में चलेंगे, ठीक है। और जब हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, यानी तो हम लोग इसमें टाइम को माइनस करेंगे, 1 2, यानी जितना पीछे जाएंगे हमारा इतिहास उतना ही पुराना होगा, और जितना हम लोग इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, उतना हमें आगे की तरफ निकले। तो हम लोग इधर AD लिखेंगे आगे की तरफ, और पीछे के इतिहास को जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग BC लिखेंगे, BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो आप इसको एक नज़र देख लीजिए। कभी कभी तिथियों में हम लोग AD, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये तिथि समझ में आ गई होगी। और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं CE यानी कॉमन एरा भी देखने को आपको कहीं कहीं मिल जाता है, या BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। जैसे हमने बताया ये एक एक एक, इसको हमने कॉमन टाइम ले लिया है, और इस यहाँ से जब हम लोग पहले की तरफ जाएंगे तो इतिहास हमारा पहले पुराना होगा, और आगे की तरफ बढ़ेंगे जब इतिहास हमारा आगे की तरफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज। ये हमारा चैप्टर 4 होगा। उसके बाद से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, अभी तक हम लोग संस्कृति पढ़ते थे, अब हम लोग सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर इधर हम लोग संस्कृति क्यों पढ़ते थे, और इधर हम लोग सभ्यता इसको क्यों कह रहे हैं। बहुत बड़ा लेक्चर है इस पे। तो इस लेक्चर को आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसा ही वीडियो आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूं। और यही नहीं, हम पॉलिटी इसके बाद से शुरू करेंगे, तो आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।